हिंदी के पक्ष में तमाम तर्कों के बावजूद एक कटु सत्य यह भी है कि देश में तकनीक और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी ने पूरे देश को अपने नियंत्रण में कर लिया है। यही वजह है कि हिंदी हमारी राजभाषा होने के बावजूद देश भर में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। यह बात भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर छबिल कुमार मेहर ने कही। आपको बता दें कि डॉक्टर मेहर हल्द्वानी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिन्होंने राजभाषा के कार्यालय में उपयोग की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए विस्तृत जांच की। इस मौके पर राजभाषा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर छबिल कुमार मेहर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी जानते हुए भी ज्यादातर लोग इसको बोलने, लिखने, पढ़ने और इसमें काम करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन अब गूगल और भारत से बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे तमाम देशों में हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं, जिससे हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि आम जनता और युवाओं को हिंदी से जोड़ने के लिए अभिनव और रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर मेहर समेत तमाम लोगों ने अमृत विचार से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। ऐसा है कि जैसे हम इंग्लिश बोल के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं है। आज की युवा पीढ़ी भटक रही है क्योंकि भाषा के अभाव में ना वो इंग्लिश में पूरा कर पाते हैं, ना वो हिंदी को समझ पाते हैं। जनमानस की प्रतीक है हिंदी, रग रग में हमारे हिंदी बसी है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। हमें अपनी जड़ों से ही जुड़ना होगा। और जैसे बेरोजगारी है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न पत्र इंग्लिश में आते हैं, तो उसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें। तो युवाओं के लिए है कि मातृभाषा से जुड़ें। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं, 2-3 बातें हम लोग इंग्लिश में शुरू करते हैं, बाद में हम बोलते हैं हम तो देसी बंदे हैं, हम तो अपने उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। एक परिपाटी है कि हमें एक स्टैंड लेना होगा। अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसी को ही आगे बढ़ाने में हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमारी जो आवाम है या जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो कामकाज की भाषा तो हमारी हिंदी ही होती है। हमारे जितने ग्राहक आते हैं उसमें अधिकतर लोग हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। और जहाँ तक हमारे आपने कहा कि जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, अंग्रेजी वाले या फिर दूसरी भाषा में अगर आते हैं, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं या प्रस्ताव पत्र बोलते हैं, उसको द्विभाषी रखा गया है, जिससे दोनों ही भाषा के लोग इसको समझ पाएँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि काम करने में दिक्कत आती है। और आज के समय में तो अब देख रहे हैं कि हिंदी जिस तरह से बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि विश्व भी हमारी तरफ देख रहा है और विश्व अब हमारे साथ मिलने लगा है। उसको हिंदी सीखने की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि हमारा देश जो है विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। तो आप देखेंगे गूगल ने क्या किया है, अब गूगल ट्रांसलेटर इतना बढ़िया वो सॉफ्टवेयर आया है कि पहले इसमें दिक्कतें आती थी, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले उसका उपयोग करके देखा तो बहुत ही सटीक 90% तो उसमें अनुवाद बहुत अच्छे से हो जा रहा है। तो जहाँ तक हमारे बातचीत की भाषा है, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आम दिनों में हमारी जो भाषा होती है, जो बातचीत करने का है तरीका, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम आत्मसात कर चुके हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। देखिए, जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, पढ़ने में ऐसा हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि अंग्रेजी में बच्चों को शिक्षा दें, तो उस तरह से बच्चे थोड़ा हिंदी से कट रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। उसमें होना ये चाहिए कि आप अंग्रेजी तो पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ हिंदी को उसी स्तर तक पढ़ाएं। मैं जब अपने विद्यालय की बात करता हूँ, हमारे समय में ऐसी व्यवस्था थी कि 5वीं कक्षा तक हिंदी में सारी पढ़ाई होगी और उसके बाद हिंदी एक विषय होगा और अंग्रेजी भी सीखें और अंग्रेजी में सारी पढ़ाई होगी। तो उससे क्या होता था कि एक आधार मजबूत हो जाता था। आप हिंदी में भी बातें कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी आप लिखना पढ़ना उसी सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो देखने की बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति भी बन रही है अभी, तो उसमें ये कहा जाता है कि मातृभाषा में ही कोई बच्चा अधिक सीख पाता है। तो अगर दूसरी भाषा में हम ज्ञान देंगे तो एक तो वो अपनी भाषा से कट रहा है और पूरी तरह से किसी भी विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर पाता है वो। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि स्कूली स्तर पर
विद्यालय स्तर पर बच्चों में दोनों भाषाओं के प्रति बराबर व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा दें और हिंदी को नीचे दबाते जाएं। देखिए, भारत सरकार के अधीन जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सब दौरे पर निकलते हैं। जो हमारे साथी कर्मचारी हिंदी के लिए रोज जूझते हैं, जहाँ भी रुकते हैं, उनको हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारा रहता है। जहाँ कहीं दिक्कतें हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, चाहे क्रियाकलाप को लेकर हो, चाहे किसी अन्य अधिकारी के से जुड़े किसी मसला हो और हिंदी से जुड़े मसला हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक अलग रूप से व्याख्यायित करते हुए हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निरंतर सततशील प्रयास करते रहें, कभी हार न माने। एक समय आ चुका है, आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग यह उपेक्षा करें कि सब कुछ कोई सिखाएगा हमको, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हर भारतीय एक स्तर पर निवासी हैं। इस जिम्मेदारी को समझते हुए हिंदी को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व हम सभी भारतीयों पर है। देखिए, ये बात में आपके दम है, आपने जो बात कही है उसमें तो दम है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम सीख जाएंगे ये सवाल हमारे लिए है और हम ही इसके लिए उत्तरदायित्व है, तब बात बिल्कुल साफ है। मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि आज भारत में कोई भी विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहा है, कोई भी शोधार्थी आज विश्वविद्यालय नहीं जा रहा है, कोई भी कर्मचारी आज कार्यालय नहीं जा रहा है। तो अगर ये बदलाव आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके विपरीत दूसरी दिशा में देखिए, आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में समोसा, साधु, सन्यासी, माया, मोह, मोक्ष सब जुड़ चुके हैं। तो वो दिन है जिस दिन आपको साधु शब्द को सेंट के रूप में समझाना पड़े। तो ये उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे हम जो कर रहे हैं वो हिंदी की ओर कैसे उन्मुख होंगे, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे बाल बच्चे में कैसे हिंदी का संस्कार डालेंगे, हिंदी की संस्कृति डालेंगे, कैसे भारतीय संस्कृति को उनके जीवन में उतारेंगे, ये सब हम ही माता पिता के उर्वर है। जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात है, युवा पीढ़ी थोड़ी सी दिग्भ्रमित मोबाइल के चक्कर में या अन्य मीडिया के चक्कर में हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उनको लौटाना हम सब मीडिया कर्मियों का, हम सब शिक्षकों का काम है। जब वो समझाएंगे तो समझ भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी। एक स्तर पर बिगड़े हुए बच्चे भी जब शाम को लौट आता है तो हम बिगड़ा बच्चा नहीं कहेंगे। ये शब्दावली जिंदा तब रहेगी जब हमारी नई पीढ़ी उसको अपनाएगी। हिंदी के लिए हिंदी दिवस का इंतजार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी अधिकारी की इंतजार करना चाहिए कोई आपको बताया कि हिंदी में ये करना है। जिस दिन हम, जैसा कि मैंने कहा, हम सारे भारतीय जन्मतः दिवासी हैं, तो हिंदी हम ऐसे विषय तो पढ़ते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदी दिवस का इंतजार करना या हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना कब तक करते रहेंगे? जब तक हम स्वयं जागरूक होंगे, आत्मचेतस होंगे और उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो फिर हिंदी दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।